मान्यवर सभापति महोदय, लगभग 4 घंटे आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की कार्य पद्धति और बजट संबंधी बातों पर भी चर्चा हुई है। महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस विभाग की चर्चा पर आपने अच्छा समय दिया और संख्या तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन पर्याप्त माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिला। बहुत विषय अपेक्षाएं की गई हैं, बहुत इसमें आलोचनाएं भी की गई हैं और बहुत जो पिछले 10 साल में इसको आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक दृष्टिकोण, जो विज़न है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। सबसे पहले तो इस चर्चा को मैं सार्थक इस नाते से मानता हूं, भले ही आलोचनाएं हुई हो या भले ही अपेक्षाएं की गई हो, क्योंकि मानता हूं कि अपेक्षाएं तभी की जाती हैं जब कोई काम करने की गति को प्रदान करता है, उसी से अपेक्षा की जाती है कि काम और किया जाए, और जब तक काम न किया जाए तब तक अपेक्षाएं भी उसके बाद मर जाती हैं कि जो काम नहीं करते उनसे क्या अपेक्षा की जाए। तो 2014 तक से पहले स्थिति पर शहरी विकास के नाते से कभी इतनी बड़ी मात्रा में ध्यान नहीं दिया गया जितना नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद 2014 ऑनवर्ड्स इन 10 सालों में विचार किया गया। और ये तीसरी टर्म का जो 11वां साल है, इसमें भी एक बड़ा बजट 82,000 करोड़ रुपए से ऊपर इस विभाग के लिए आवंटित किया गया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा करते हुए और जो उनको चिंता है, विधान में के पहले ही दिन मंत्रिमंडल के गठन के बाद जो पहली बैठक हुई कैबिनेट की, उस पहले एजेंडे में ही यानी एक प्रकार से 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकानों को स्वीकृति दी गई। 2 करोड़ उसमें ग्रामीण क्षेत्र के और 1 करोड़ शहरी क्षेत्र के आवास बनाने की बात की गई। आज मान्यवर चुनौती जरूर है, क्योंकि शहरीकरण लगातार बढ़ रहा है। 2011 के सेंसस के अनुसार शहरों में जो आबादी, कुल आबादी का लगभग 31.2% ये शहरों में निवास करता था, और अभी जो आगे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 2030 तक ये आबादी 40% शहरों में हो जाएगी, और उसका भी निरंतर इसके ऊपर दबाव जो रहेगा, उसमें हमें अपने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना भी होगा और उसको मेंटेन भी रखना होगा, उसका रख रखाव भी करना होगा। क्योंकि कई बार निर्माण के काम में पूरा ध्यान होता है, उसमें कैपिटल एक्सपेंसेस होता है, लेकिन उसका निर्माण एक पक्ष है, बाद में रख रखाव उसका जो सरकारों के जिम्मे यानी प्रदेश सरकारों के जिम्मे और यूएलबीज के जिम्मे होता है, उसमें भी निरंतर उसका ध्यान रखना होता है। यदि वो ध्यान नहीं रखा जाता तो उसके अंदर कई प्रकार की बाद में ये कठिनाइयाँ भी आती हैं। संविधान में इसके लिए जब ये संशोधन करके और इसका प्रावधान किया गया कि यूएलबी के अंतर्गत शहरी विकास यानी उसमें 1992 के अंदर जो 14वां संशोधन हुआ संविधान के अंदर, तो उसमें कहा गया कि शहरी विकास ये राज्य का विषय है और शहरी स्थानीय निकायों को उसके अंतर्गत कई 12वीं अनुसूची के अंतर्गत काम सौंपे गए हैं। तो जब निर्माण कार्य में हो जाता है पूरा उसका निर्माण, तो उसके बाद रख रखाव के नाते ज़रूर प्रदेश सरकारों को और यूएलबीज को ध्यान देना चाहिए। कल वक्ताओं ने जो सुझाव दिए उसके अंदर ये विषय आया कि राज्य सरकार के जितने भी यूएलबी मिनिस्टर्स हैं उनके साथ मीटिंग की जाए। तो मैं सबसे पहला आश्वासन यही देता हूं कि निश्चित रूप से विभाग की ओर से उन सब मंत्रियों को बुला करके बातचीत करके और इस विषय को आगे बढ़ाया जाएगा। आदरणीय सभापति महोदय, कल के सारी आज तक की चर्चा में जो प्रमुख लोगों ने हिस्सा लिया, उसमें उन सब का धन्यवाद करता हूं। विशेष तौर पर अजय माकन जी, जवाहर सरकार जी, श्री गिरिराज जी,
रेड्डी जी, विक्रमजीत सिंह जी, साहनी जी, मुजीबुल्लाह खान जी, थम्बई तुरई जी, इन सब ने अपने जो विचार रखे हैं उन सब का मैं जो विषय उठाए गए हैं उसके ऊपर ज़रूर अपनी जो है बातचीत ये रखूँगा। सबसे पहले मान्यवर जो सबसे ज़्यादा चिंता की गई वो शहरी आवास, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो विषय रखा गया है उसके ऊपर ज़रूर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। अजय माकन जी ने विशेष तौर पर कुछ विषय उठाए थे और उन्हीं विषयों में आगे जिन और सदस्यों ने उसके अंदर विचार रखे थे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, उसके अंदर गिरिराज जी डीएमके पार्टी से, आर गिरिराज जी डीएमके पार्टी से, ऑनरेबल मुजीबुल्लाह खान जी, ऑनरेबल जवाहर सरकार जी, श्री मेधा रघुनंदा रेड्डी जी, तो ऐसे जो सब ने विषय रखे हैं उसके बारे में एक विषय आया दिल्ली के बारे में कि दिल्ली में 29,000 जो घर हैं ये योजना के अंदर स्वीकृत किए गए थे, लेकिन ये संख्या बहुत कम है और उसके आगे या तो सरकार ने मांगे नहीं या उन्हें घर कम दिए गए। मैं इसमें का विषय स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब PMAY अर्बन इस योजना के लिए सभी सरकारों को लिखा गया और उसके अंदर एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट दिल्ली सरकार के साथ हुआ और उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को 2017 में लागू करने की और ये एग्रीमेंट किया था। लेकिन जो बैंकों के माध्यम से जितने भी बेनिफिशरीज ने एप्लीकेशंस दी वो 29,976 लोग थे, जिनको इंटरेस्ट सब्सिडी के नाते 692 करोड़ रुपया और ये दिल्ली को के बेनिफिशरीज को दिया गया। लेकिन बाकी कोई भी जो योजना है, क्योंकि 4 प्रकार के वर्टिकल हैं, उन चारों प्रकार के वर्टिकल्स के अंदर दिल्ली सरकार ने बाद में किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगर वो मांग करते तो निश्चित रूप से और अलॉटमेंट उनको ये हो सकती थी। तो उन्होंने जो आगे इसके लिए महुआ के साथ एग्रीमेंट करना चाहिए था वो महुआ के साथ एग्रीमेंट नहीं किया, बल्कि दिल्ली सरकार ने एक अपनी जो दिल्ली स्लम और रिहेबिलिटेशन रिलोकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अपनी योजना मुख्यमंत्री आवास योजना जो चलाई 2019 में, उसमें भी कोई किसी प्रकार की जानकारी या अथवा कोई डिमांड वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो केंद्रीय सहायता के लिए अप्लाई ही नहीं किया। तो इसलिए उनको किसी प्रकार की सहायता देना शायद वो उचित नहीं था। जहाँ तक देश भर की बात की उन्होंने कि राष्ट्रीय राजीव ऋण योजना, उसके अंदर उन्होंने इसकी तुलना की है इस योजना की। तो मेरा उसमें निवेदन यही है कि पूरे देश में राजीव ऋण योजना के अंतर्गत 15,000 लोगों को ही सहायता दी गई, जबकि ये योजना देश भर में लागू करने के बाद 29 लाख लोगों को, स्लम बस्तियों के लोगों को और पिछले 10 साल के अंदर इसका लाभ हुआ। तो एक प्रकार 15,000 लोगों की बात कह रहे हैं, राशि कम हो दी हो ज़्यादा दी हो, लेकिन टोटल जो बजट है उस बजट का भी हमको इसके अंदर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि 13 लाख लोगों को योजना में जो बजट का हिस्सा मिला वो बहुत कम मिला, लेकिन हम लोगों ने उनसे 13 गुना ज़्यादा बजट इस योजना में 12,885 करोड़ रुपया ये दिया है, जिससे उन स्लम के लोगों को ये योजना का लाभ हुआ है। जहाँ तक बाकी शेष लोगों को, यानी स्लम के ही लोगों, स्लम की बात क्यों नहीं की गई, बाकी और अन्य यानी जो कैटेगरीज हैं उनको लाभ क्यों दिया गया। मेरा कहना है कि इसमें कुल मिलाकर के जो बजट का साइज़ है उस समय 2004 से 14 कुल मिलाकर के सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर 38,000 करोड़ रुपए का ही बजट खर्च किया गया और उस 38,000 को मान लो स्लम में लगाया भी गया हो तो हमारे 10 साल के अंदर उससे ज़्यादा 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा उसी एक योजना में खर्च किया गया। और अगर टोटल हाउसिंग की इस प्रोजेक्ट के ऊपर योजना में बताया जाए तो 8 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा 10 साल में लगाए गए। तो कहाँ 38,000 करोड़ और कहाँ 8 लाख करोड़ रुपया। तो जिस एक वर्टिकल की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम उसमें पैसा खर्च नहीं कर रहे, हम उसमें भी कर रहे हैं। जितना स्टेट्स उसके अंदर हमको अपनी योजनाओं के बारे में डिमांड करते हैं वो सारा उसमें दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जिनके पास मानो प्लॉट्स हैं, क्योंकि बहुत ऐसे परिवार हैं
जो गांव में थे, बाद में शहरों के अंदर उनके शहरीकरण के नाते से वो सम्मिलित कर लिए गए, उनके पास अपने पुराने घर, कच्चे घर या कुछ प्लॉट्स ये उपलब्ध थे, उस पर मकान बनाने का पैसा उनके पास होता नहीं है। तो जो नई योजना उनके लिए बनाई जाती है उसका लाभ उनको दिया गया है कि उनको भी 1.5 लाख रुपए का लाभ दे दिया जाए। कुछ ऐसे लोग हैं जो बैंकों से ऋण ले सकते हैं, लेकिन उनके पास ब्याज देने के नाते से जो दबाव पड़ता है उसको सहन नहीं करते हैं। तो जो ब्याज की जो स्कीम बनाई गई है उस ब्याज को देने के लिए भी उनको एप्लीकेशन बैंकों के द्वारा मांगी जाती हैं, उस योजना में भी उनको लाभ दिया जाता है। और इसी प्रकार अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, जो लोग कीमत को कम रखने के लिए वर्टिकल जो प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर भी उनको कम पैसे से और ये मिल जाए मकान का लाभ, तो इस योजना को भी उनके लिए दिया जाता है। कुल मिलाकर इन सब योजनाओं का लाभ इसलिए कि हर व्यक्ति जिसके सिर पर छत नहीं है उसको यह लाभ मिले। और हाउसिंग फॉर ऑल, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हर किसी के सिर पर छत होनी चाहिए, गरीब के सिर पर भी होनी चाहिए, मध्यम वर्गीय परिवार के सिर पर भी छत होनी चाहिए। तो इस नाते से इन 4 योजनाओं का और एक प्रकार से ये योजना बनाई गई है। तो इसलिए किसी के साथ भी उसमें हमने ये नहीं किया। हमने घर बनाते समय ये भी ध्यान किया कि केवल घर बना के दे देना उससे बात नहीं बनती, बल्कि घर में रहने के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो भी साथ साथ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दी गई। उस घर के अंदर मानो गैस का चूल्हा भी हो, उस घर में बिजली का बल्ब भी लगा हो, उस घर में पानी की व्यवस्था भी, पानी का नल भी होना चाहिए, घर के परिवार के लोगों के लिए राशन की व्यवस्था वो भी प्रधानमंत्री जी ने की है। तो केवल घर देना और घर में रहने के लिए उसको उस लायक बनाना, ये भी अपने आप में विभिन्न योजनाओं का जो लाभ दिया है। तो ऐसी जो योजनाएं हैं हमारे 2004 से 14 जो उल्लेख अजय माकन जी ने किए, उसके अंदर अगर मैं नंबर ऑफ सिटीज़ की बात करूं, वो नंबर ऑफ सिटीज़ का भी अपना उल्लेख कर रहे थे कि नंबर ऑफ सिटीज़ बढ़ गए, ठीक है, उसके बाद बढ़े भी हैं, लेकिन बड़ी संख्या में उन्होंने अपने आप ही उसका जवाब दिया कि शहर जो है अब 5000 नहीं है, 7000 से ऊपर हैं। कुछ तो जगह पर ऐसे भी हैं जिनकी आबादी 5-5 लाख की आबादी हो गई है, उनको भी शहर का दर्जा नहीं दिया गया। ये वास्तव में जैसे उन्होंने जवाब दिया कि लोकल रेजिडेंट्स को एक लगता है कि अगर हम शहर की श्रेणी में आएंगे तो हमको हाउस टैक्स लग जाएगा, हमको अन्य प्रकार के कुछ प्लानिंग में, ड्राफ्ट प्लानिंग में उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी। तो ऐसे कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो लोग अपने आप को शहरीकरण, क्योंकि ये वॉलंटरी इस प्रकार का शहरीकरण करने का उनका जब तक अपनी सहमति ना हो, विद द कंसेंट ऑफ द रेजिडेंट्स, किसी को शहर में यूएलबी में बदला जा सकता है। तो ये जवाब तो मैं समझता हूँ उन्होंने अपने आप दिया है। और जो उस समय के भी शहर थे, चाहे वो हाउसिंग की योजनाएं जो बता रहे थे, कुल मिलाकर 115 शहरों में ही उन योजनाओं को लागू कर सके जो झुग्गी झोपड़ी को, यानी जो गरीब बस्तियों को उसमें स्लम्स में सुधार करने के लिए उन्होंने बात कही। और आज हम लोगों ने इन योजनाओं को सब शहरों के 4900 शहरों के लिए खोला है, और उन सब शहरों में जो जो आवश्यकताएं हैं वो प्रदेश सरकारें जो हैं हमको भेज रही हैं। कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई हैं उसकी सर्व और उसका स्वागत हो रहा है, सर्व और प्रशंसा हो रही है। हाँ, आलोचनाएं करने वाले जरूर करेंगे, उनको लगता है कि इतना सब हो रहा है तो अब हमारे हाथ से गाड़ी निकल गई है, तो इसलिए ये दृष्टिकोण उनका इसी प्रकार का कि कोई भी अच्छा काम हो उसकी आलोचना करनी चाहिए। मैं तो अगर ये लोग समय पर संभल जाते तो शायद समय रहते संभलने की अगर इनमें कला होती, न उनका कारवां लुटता, न उनकी ये दशा होती, तो इनको संभलना चाहिए था। प्लीज जल के संबंध में की बात हो रही है, जो आज सरकार जी ने ये विषय उठाए, इसी में पानी निकासी की, पेयजल की बात ये हमारे कुछ साथियों ने भी की। मेधा रघुनाथ रेड्डी जी ने भी प्रदूषण के विषय में कुछ बात उठाई। जो आज सरकार जी, ऐसे सब लोगों ने जो इस विषय को उठाया है, उसमें मैं कुछ संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि
नल का जो कनेक्शन है पानी देने का, ये 2014 में 44% एक प्रकार से ये इसकी प्रोग्रेस थी, जो अब बढ़ करके 70% तक हो गई है। इस नाते से ये काम लगातार आगे अमृत योजना के अंदर चल रहा है। तो इसको हम निश्चित रूप से जो अमृत 2 की जो योजना है उसके अंदर 1.8 करोड़ यानी 1,80,00,000 नए जल कनेक्शन देने की योजनाओं को मंजूरी दी है। और इस जल के आगे शोधन की व्यवस्था उसको भी हमने किया है, जिसके लिए जलापूर्ति लाइनों का 70,000 किलोमीटर का और मंजूरी दी गई है, जिसके अंदर 63,471 किलोमीटर लाइनें ये पहले बिछाई जा चुकी हैं, इसलिए इसका क्रियान्वयन हो रहा है। जहाँ तक जल शोधन की का विषय है, अमृत परियोजनाओं के माध्यम से 6,123 MLD जल शोधन क्षमता विकसित की जा रही है, जिसमें 4,489 MLD जल शोधन क्षमता ये सृजित की जा चुकी है। आमतौर पर अंतिम मील कनेक्टिविटी में जो प्रदूषण, खराब संचालन, रखरखाव की बात है, वो स्थानीय निकाय द्वारा प्रदान करने वाली अनियमित जो आपूर्ति है उसके कारण से होता है। जैसे मैंने कहा कि जो भी रखरखाव है ये प्रदेश सरकारों और स्थानीय निकायों के ऊपर ही निर्भर करता है। जहाँ तक अमृत शहरों की बात उठाई गई है, उसमें नल कनेक्शन की जो सार्वभौमिक कवरेज और 500 अमृत शहरों में सार्वजनिक सीवरेज कवर प्रदान करना है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत छोटे शहरों में भी इसको शामिल किया गया है। अमृत के 4,900 शहर, जैसे मैंने पहले बताया, इन सब के लिए ओपन किया गया। और जो योजनाएं आ चुकी हैं, 3,300 शहरों की योजनाएं वो आ चुकी हैं, उनको अमृत 2 के अंदर इनको सबको कवर किया जा रहा है। एयर पोल्यूशन की बात आई, हालांकि एयर पोल्यूशन जो है एनवायरनमेंट विषय भी उसमें सम्मिलित है, फिर भी जो शहरी जो पानी प्रदूषण के संबंध को लेकर के विषय है, जो बताया गया कि 7% जो डेथ्स हैं इसके अंदर हुई हैं। अब इसमें जहां तक जल प्रदूषण का विषय है, अमृत मिशन के अंतर्गत 34,400 करोड़ रुपए की लागत वाली सीवरेज और सेप्टिक परियोजनाएं ये सब शुरू की गई हैं। 1.47 करोड़ सीवरेज सेप्टिक कनेक्शन इनको स्थापित किया गया है। जल निकायों में गैर शोधित अपशिष्ट जल के प्रवाह को कम करने के लिए अमृत परियोजनाओं के माध्यम से 6,232 MLD STP क्षमता विकसित की जा रही है, जिसमें 4,174 MLD सीवरेज क्षमता ये बनाई गई है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर अमृत 2 के तहत भी 126 लाख सीवर कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि इस अमृत योजना के अंदर पेयजल और पानी शोधन इसकी व्यवस्था जब होगी तो निश्चित रूप से प्रदूषण जो है उस पर भी कमी आएगी। बाढ़ का जोखिम, जैसे अभी भी चर्चा हो रही थी, निश्चित रूप से ये बात ठीक है कि जितनी आबादी के लिए पहले ये व्यवस्थाएं बनाई गई थी, लगातार आबादी बढ़ने के कारण से ये व्यवस्थाएं कम पड़ती हैं। और कभी कभी तो अचानक वर्षा, क्योंकि किसी भी शहर के अंदर जो व्यवस्था की जाती है वो कहीं आधा घंटा, कहीं चेंज की जो व्यवस्था होती है आधा घंटा 1 घंटा वर्षा होने की व्यवस्थाएं की जाती हैं। लेकिन लगातार 3-3, 4-4 घंटे भारी वर्षा होने के बाद कल की वर्षा जो बताई गई वो 8 सेंटीमीटर दिल्ली के अंदर वर्षा कुछ इलाकों में और ये नापी गई है 8 सेंटीमीटर, यानी 2 इंच से ऊपर, 2 इंच से ऊपर पानी एक साथ गिरता है। तो व्यवस्थाओं में इस प्रकार की कमी स्वाभाविक आती है। इसके ऊपर सब अध्ययन किया जा रहा है कि कौन से इलाके में वर्षा ज़्यादा है, कौन से इलाके में कम है, उसमें सब लोगों का सहयोग। और जैसे मैंने बताया कि व्यवस्था वास्तव में तो राज्य सरकारों की ज़्यादा होती है, और उसमें जहाँ जहाँ जिसकी जिम्मेदारी है हम ज़रूर उनके साथ कंसल्ट करके और जो योजनाओं का वो प्रारूप बनाएंगे, उसमें यदि किसी प्रकार की आवश्यकता उनकी ओर से विषय रखा जाएगा तो उसके ऊपर हम निश्चित रूप से आगे बढ़ने वाले हैं। आदरणीय उपसभापति महोदय, दिल्ली शहर का
जैसा पहले भी मैंने बताया, इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जल निकासी मास्टर प्लान ये लागू नहीं किया गया। अगर ठीक से इसको लागू करते तो निश्चित रूप से दिल्ली सरकार और एमसीडी द्वारा नालों की सफाई और गाद निकालने का जो काम है वो पूर्ण कर पाते। उन्होंने उस काम को पूरा किया नहीं है। इसलिए कल भी मैंने अपने परसों इस विषय पर बात रखी थी कि दिल्ली की स्थिति ज़रूर दिल्ली सरकार को और एमसीडी को आगे बढ़ना चाहिए। इसमें भवन निर्माण की जो अनुमति है उसमें जो प्रावधान किए गए हैं उसमें यदि कोई परिवर्तन करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई जब तक नहीं करेंगे तब तक इस समस्या का समाधान ये नहीं होगा। तो इस प्रकार वेंडिंग मार्केट का एक विषय आया। वेंडिंग मार्केट में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स बड़े शहरों में अधिक मात्रा में ये होते हैं कि उनको स्थायी रूप से अपना कोई ऐसा स्थान जहां अपने कारोबार को कर सकें वो उनको किसी भी कारण से जो मिलता नहीं है। तो ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स की खास करके कोविड के समय में बहुत बुरी जैसी स्थिति हुई। उनका रोज़ का प्रतिदिन का जो आमदन थी वो एकदम रुकी। उनको सहायता देने के लिए जो स्वनिधि योजना इसको लागू किया गया। स्वनिधि योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि उनकी रोजी रोटी के लिए जो आवश्यक पूंजी है वो उनको मिले। पहले चरण में 10,000 रुपया वापस करने पर 20,000 रुपया, उसको वापस करने पर 50,000 रुपया। तो इस प्रकार से उनकी सहायता इसलिए की जाती है। ये ठीक है कि उनका सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग ये भी बनाया जाता है और सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग में उनको वेंडिंग जोन्स बना करके वेंडिंग मार्केट ये बनानी चाहिए प्रदेश सरकारों को। बहुत स्थानों पर बड़े शहरों में ऐसी वेंडिंग मार्केट नहीं बनाई गई जिसके कारण से अभी भी वेंडर्स अपने काम को चलाने के लिए वो मोहल्लों में, बाज़ारों में या जगह जगह अपने छोटे मोटे रेहड़ी लगा करके, ऐसा कुमचा लगा करके वो सब काम करते हैं। उसके लिए प्रारंभ में शायद वो वंचित रह जाते स्वनिधि से, लेकिन स्वनिधि की अनेबिलिटी के लिए प्रावधान किया कि इनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग नहीं भी है तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ये प्रावधान करके और ऐसे सब लोगों को ऋण मिल जाए, इसका एक प्रावधान किया गया। ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग न होने के कारण से उनको स्थान तो उपलब्ध नहीं कराया जा रहे, लेकिन उनको सबको और ऋण देने की सुविधा ये सब की गई है। बहुत ऐसी योजनाएं प्रदेश सरकारें बनाती हैं कि ऐसे जिनको पट्टे पर जमीन म्यूनिसिपैलिटी में दी है या उनको स्थायी रूप से वेंडिंग जोन में बैठाया गया है, ऐसी स्थायी यानी उनको स्वामित्व दे करके भी योजनाएं कुछ सरकारें बना रही हैं। खास करके मैं हरियाणा का उल्लेख करता हूं। हरियाणा में एक मार्केट जिसके अंदर ऐसी छोटी मार्केट थी और उसके जो उनके टेंट्स थे या उनकी जो दुकानें लकड़ी के खोखे बने हुए थे उसमें आग लग गई अचानक। वो हमारे HSVP हरियाणा विकास शहरी प्राधिकरण के ज़मीन थी। हमने उनको अलॉट की। अलॉट करने के बाद थोड़ा उनसे पैसा लिया, कुछ सरकार की ओर से दिया गया। तो ऐसे बड़े शहरों में 3 मार्केट से उनको दी गई। कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ 20-20 साल से लोग भूमि पट्टे पर लेकर बैठे हुए थे। अब उनके किराए बहुत कम थे, म्यूनिसिपैलिटी को भी बहुत लाभ होता नहीं था, उठा उनको सकते नहीं थे। तो इसलिए उनके लिए शहरी स्वामित्व योजना बनाकर 20 साल से पुराने जितने भी लोग हैं जो अपने स्थान पर बैठे हैं, थोड़ा एक पार्शल पैसा उनसे ले करके और उनके नाम अलॉटमेंट कर दी गई। 5,000 ऐसे शहरी स्वामित्व के अंतर्गत उन लोगों को दे दी गई हैं। अभी स्कीम वो चालू है। तो इन सब बातों को भी हम जो स्टेट्स के ULB मिनिस्टर्स हैं उनके सामने विषय उठाएंगे कि ऐसे सब लोगों को स्थायित्व, उनको रहने यानी उनको काम करने के लिए मार्केट मिले। अभी इस नए बजट में 500 बाजार इन 5 वर्षों में हाट बनाए जाएंगे और उसके लिए प्रदेश सरकारों को ये सुविधा दी जाएगी। जो लोग अपने यहाँ बाजार बनाना चाहेंगे तो उनको 500 बाजारों के लिए और ये पैसा जो है उनको इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। 2014 से अब तक अन्य स्थानों पर 1410 वेंडिंग मार्केट्स, बाजारों का निर्माण ये किया जा चुका है। इसी में और आगे प्रगति ये होगी। कुछ स्थानों पर ऐसा भी बताया गया कि कुछ इन लोगों को जो अनऑथराइज्ड प्रकार से बने हुए थे, दुकानें थी अथवा कोई आश्रय स्थल थे उनके, लेकिन क्योंकि कोर्ट के भी ऑर्डर कई जगह पर आ जाते हैं, कहीं उनकी मालिकाना हक होता नहीं है, प्रदेश सरकार जब योजना नहीं बनाती है तो ऐसे उनको हटाने के लिए भी किया गया है। इसमें खास करके जो
विक्रमजीत सिंह जी ने ये विषय कल उठाया, हमारे माननीय सदस्य आम आदमी पार्टी के। उन्होंने 1984 के सिख राइट्स विक्टिम्स तिलक विहार के अंदर, और उनको वहाँ से हटा दिया गया है, तो उसमें जो रिपोर्ट वहीं से आई है, जो इट इज सबमिटेड दैट दिस डिपार्टमेंट हैज अलॉटेड 978 नंबर्स ऑफ फ्लैट्स एट तिलक विहार to 1984 riot victims and no allotment has been made at Mangolpuri. The cost of flat is different as per the location. The cost of flat at Tilak Nagar at various blocks are 45,000 per unit नहीं लिखा, पर स्क्वायर मीटर हो सकता है, स्क्वायर फुट हो सकता है। ग्राउंड फ्लोर 83,900, first floor, second floor 72,600. The simple interest is being charged on outstanding pending dues. There is no policy for waiver of cost of flats and interest thereon. However, there is a policy for converting the said leasehold grants to freehold wide order number Ministry of Urban Development Affair. This department grants freehold rights on the basis of application received, which gets registered and with the concerned sub-register office. तो कुछ लोगों ने जिन्होंने पैसे जमा कराए उनको तो अलॉटमेंट हुई है, लेकिन बहुत लोगों ने इसमें पैसे जमा नहीं कराए, इस कारण से वो इलीगल एनक्रोचमेंट ही इस पर मानी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, शहरी स्मार्ट मिशन के बजट के ऊपर एक विषय आया जो हमारे जवाहर सरकार जी ने उठाया कि इस बार सिर्फ 2400 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी मिशन पर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि ये 48,000 करोड़ रुपया जो स्मार्ट सिटी मिशन के लिए पहले आवंटित किया गया था, उसमें 2024 तक 100 शहरों में 45,600 करोड़ रुपया पहले ही जारी किए जा चुके हैं। शेष बचा 2400 करोड़ रुपया जो 25 मार्च 2025 तक इसको खर्च करना, जो शेष बचे हुए प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि उसी स्कीम का हिस्सा है जो पहले घोषणा की गई थी स्मार्ट मिशन, शहरी स्मार्ट मिशन की, ये उसी का हिस्सा है। इसमें अलग से कोई बड़ा बजट नहीं घोषित किया गया। उस योजना के अंतर्गत 90% परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जो शेष बची हैं 10%, उसके लिए ही इस बजट को रिलीज किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन में कुल पैसा 1,64,223 करोड़ रुपए की लागत 8,016 ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर यह सब खर्च हुआ है। अध्यक्ष महोदय, परिवहन के नाते से मैं एक उत्तर विशेष तौर पर चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना, इसके बारे में हमारे माननीय सांसद श्री आर गिरिराजन, माननीय सांसद यहाँ है कि नहीं, बैठे नहीं, हाँ बैठे हैं, प्लीज हैं प्लीज है, आप ही का उत्तर दे रहा हूँ। इट्स आंसर योर क्वेश्चन। हाँ बता प्लीज। हाँ, तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय इस बारे में वैसे तो एक पत्र के माध्यम से अभी 22 जुलाई को सारा विषय अवगत करा चुका हूँ तमिलनाडु सरकार को। फिर भी जो विषय लंबे समय से 2018 से ये विषय चल रहा है और 2018 में जो योजना बनी, ये पूरी योजना लगभग 60,000 करोड़ रुपए से ऊपर की योजना ये थी। नहीं, ये योजना थी, लेकिन इसमें हमें ताली बजाने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि इस योजना को जब आगे भारत सरकार से महुआ के साथ इन्होंने उठाया था, तो साथ में ये विषय था कि 20% पैसा सरकार, तमिलनाडु सरकार लगाएगी, 20% केंद्र सरकार का हिस्सा होगा और बाकी जो है ऋण के माध्यम से ये लिया जाएगा। और उसमें ऋण के नाते से जायका और एडीसी, एडीबी, इनसे इनको ऋण लेना था। प्रक्रिया ये है कि ये ऋण केंद्र सरकार की और गारंटी के ऊपर ये दिया जाता है। अभी केंद्र सरकार की गारंटी के लिए जब इन्होंने लिखा है तो वहाँ के उस समय के टीवी सोमनाथन, जो सेक्रेटरी तमिलनाडु में थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, उन्होंने जो लिखा एक पार्ट उसमें से जो रेलिवेंट है वो पढ़ के सुना रहा हूँ। दिस इज विदाउट प्रेजुडिस टू द फर्दर कंसिडरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इट्स फाइनेंशियल असिस्टेंस
after following due procedure of approvals at PIB and cabinet levels. For further processing of the project for getting sanction from the JICA modified step loan, I am to request you to kindly recommend the phase 2 of Chennai Metro Rail project to the Department of Economic Affairs, Please. Ministry of फाइनेंस फॉर फैसिलिटेटिंग अर्ली सैंक्शन ऑफ लोन बाय जायका। अब इन्होंने अर्ली लोन के सैंक्शन के लिए कहा था। हमने स्टेट गवर्नमेंट इज आल्सो सेंडिंग द डेट सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेट टू द DA विद कॉपी ऑफ मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। जब इन्होंने ये वायदा किया कि हमको ये अनुमति दे दी जाए, तो हमने इनको उसी प्रकार से इन व्यू ऑफ द फॉरगोइंग the request of Government of Japan for modified step loan need not be constituted as approval for the Government of India's financial commitment, which may come only after following Government of India financial procedure. In view of the foregoing, it is requested the Government of India may kindly send ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जो हमको रिक्वेस्ट के लिए कहा था, हमने इनको उत्तर में ये फॉर्मली with regard to your specific query of funding from JICA and ADB, it is further informed that central government has already recommended that proposal of Government of Tamil Nadu for funding from bilateral multilateral agencies like JICA, ADB, NDB and AIIB, Chennai Metro Rail Corporation, which is implementing agency of the project, is already receiving funding from above agencies. I am enclosing the details. Details में जो उनकी अपनी करेंसी के हिसाब से राशि लिखी है, लेकिन ये लगभग 9,000 करोड़ रुपया बैठती है, जो 9,000 करोड़ रुपया ये ले चुके हैं और बाकी भी सैंक्शन हो चुका है, ये वहाँ से ले सकते हैं। इसलिए कहीं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई विषय बाकी बचा नहीं है इसमें। So, sir, you have already put the you had already put the query. Now he has answered it. Please. No cross talking. Please. अध्यक्ष महोदय, जो मोटी मोटी क्वायरीज जो कही गई थी, बताई गई थी, उनका मैंने जवाब दिया है। फिर भी हम लगातार प्रदेशों को इसमें सहायता कर रहे हैं और जो ये विषय तो कुल मिलाकर प्रदेश सरकारों का ही होता है, शहरों के विकास के नाते, नए शहर बसाने के नाते। फिर भी प्रधानमंत्री जी के सोच है कि शहर हमारे अच्छे विकसित होने चाहिए और उस अच्छे विकसित शहरों के लिए केंद्र सरकार की ओर से जितनी ज़्यादा सहायता की जा सके वो सेंट्रल से दी जाती है और इसमें आगे भी निरंतर ये लगातार चलने वाला कार्यक्रम है, एक रुकने वाला नहीं है। इस साल के बजट में हम पर्याप्त सहायता दे रहे हैं, आगे भी इस प्रकार से जारी रखेंगे। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी।